नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं आपसे मिलने से पहले ट्विटर पर गया आपके, और मैं जब चेक कर रहा था तो आप दो शब्दों का इस्तेमाल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। पहला है रोहिंग्या और दूसरा है अवैध बांग्लादेशी। तो आप हमें बताएंगे कि दिल्ली में कितने अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या है और कहाँ पे रहते हैं? देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 5 लाख के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या है। और दुर्भाग्य है दिल्ली का कि पहले कांग्रेस ने इनको बसाया और अब इनको बसाने का, इनको शेल्टर देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। आज की ही हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को, बच्चों को एडमिशन कराना, इसलिए उनके आधार कार्ड बनाना, ये काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। और बहुत सारे दिल्ली में पॉकेट हैं, जैसे अभी जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई और जो दंगे हुए, या ओखला है, मदनपुर खादर है, किराड़ी है, बुराड़ी है, ऐसे बहुत सारे दिल्ली में, मंगोलपुरी, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं, अवैध धंधे करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, और फिर इनको शेल्टर देने का काम खुद आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। और उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उनके राशन कार्ड और उनके बच्चों के एडमिशन कराने तक का काम कर रहे हैं। तो ये हक तो दिल्ली वालों का छीन रहा है। जब आज से 5 साल पहले एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि 5 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और आप इनको पहचान कीजिए, ये काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ने आज तक हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। एक चीज़ हमें बताएं कि अगर कोई भी अवैध रूप से देश से बाहर से आकर दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में रह रहा है तो उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार? क्योंकि अगर कोई बॉर्डर के बाहर से आ रहा है तो उसको यहाँ आने देने तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना। देखिए, और दिल्ली की भी बात कर ले, थोड़ा जोड़ देता हूँ कि एमसीडी भी है जिसमें आप लोग हैं, केंद्र में आप हैं, तो मतलब आप मीन्स भाजपा है। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं जिनको आप अवैध और रोहिंग्या कह रहे हैं, तो कैसे आ गए? देखिए, आ तो गए, उनकी दीदी ने भेजा है, ममता दीदी ने, उन्होंने भेजा है और ये उनको शेल्टर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, डिटेक्ट करिए, आप डिटेन करिए एंड डिपोर्ट करिए 100 बांग्लादेशियों को प्रतिदिन। दिल्ली सरकार का लीगल डिपार्टमेंट जिसकी जवाबदेही है कि वो दिल्ली पुलिस को सूचना दे, लेकिन उनका डिपार्टमेंट तो ये काम करते नहीं, क्योंकि उनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। वो अपने डीएम को ऑर्डर करें कि वो डिटेक्ट करें डिपोर्ट कराने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। और वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो वहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वही लोग आके दिल्ली में फिर दंगा करते हैं। जिस तरह अंसार पकड़ा गया और उसके बांग्लादेश से कनेक्शन आए हुए सामने, और भी आज जिस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार शेल्टर दे रही, उनके बच्चों को एडमिशन कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आप केंद्र सरकार से कुछ डिमांड करेंगे? क्योंकि आपने कह दिया कि दीदी ने भेजा, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की होती है। तो दीदी मतलब ममता बनर्जी पे आप आरोप लगा के बच जाएं, ये तो थोड़ा गलत है ना। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आखिर दिल्ली सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार तो सारे कड़े कानून भी ला रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का क्या काम है? दिल्ली सरकार सिर्फ मलाई खाएगी, काम नहीं करेगी। दिल्ली सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करेगी, काम नहीं करेगी। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, जिसके बाद आपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जिक्र किया। हिंसा के बाद तुरंत बाद आपने एक पत्र लिखा जिसमें आपने मांग की कि जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। आनन फानन में नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो क्या आप, जिस नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है लंबे समय से, वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कोई दंगा हो, कोई विवाद हो और आदेश गुप्ता एक पत्र लिखें और उसके बाद हम अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएं? देखिए, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, जहांगीरपुरी में जब ये 16 तारीख को एक कार्रवाई हुई, उससे पहले 7 कार्रवाइयाँ जहांगीरपुरी में हो चुकी थी, लेकिन मीडिया ने भी उसको उतनी नहीं दिखाया। आज जो कार्रवाई चल रही है, हाँ, निश्चित रूप से उस कार्रवाई में तेज़ी आई है, लेकिन ये पहले से ही रूटीन कार्रवाई है और ये होती रहती है।
लेकिन आज आम आदमी पार्टी को तकलीफ़ ये हो रही है कि जिन लोगों को हम संरक्षण देते हैं, जो भूमाफिया हो, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी है, उसमें भूमाफिया भी है, तो उनके ऊपर अगर बुलडोज़र चलता है या जो लोग सड़क और पटरी को, फुटपाथ को घेर कर बैठते हैं, उनके ऊपर अगर चलता है, तो इसमें केजरीवाल को दिक्कत क्या है? मतलब आपको लगता है उन्होंने जो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण हटे। आप जब बार बार कहते हैं, जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बात रखी, कुछ आंकड़े बताए कि इतने लोगों घरों को तोड़ दिया जाएगा, तब आपने कहा कि वो दिल्ली में डर पैदा कर रहे हैं और उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घर तोड़े जा रहे हैं, भूमाफिया। तब आपने ट्वीट में भूमाफिया नहीं लिखा था। तो मेरा ये सवाल है कि जब आप तोड़ने जा रहे हैं या कुछ भी हटाने जा रहे हैं, तो क्या टारगेट कर रहे हैं कि ये इसको तोड़ना है, ये जात धर्म देख रहे हैं, या जो भी अवैध है उसको तोड़ रहे हैं? देखिए, जब जहांगीरपुरी पे हुआ तब भी वो गुप्ता जी और झा साहब का भी टूटा था, तो ये आम आदमी पार्टी का गलत कहना है। दूसरा, मैं केजरीवाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ, वो झूठ के आधार पर सारी बातें करते हैं। पहली बात तो 63 लाख घर नहीं दिल्ली में। दूसरी बात है, जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जिस अनऑथराइज कॉलोनी को खुद ही मोदी जी ने पक्का किया हो, खुद ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको मालिकाना हक दिया हो, खुद जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार ने लागू किया। आज तक केजरीवाल जी बताएं कितने झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया है, कितने अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आपने काम किया है। तो उन सबको किसी भी रूप में कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसे दिल्ली वासियों के लिए ही काम करती है। लेकिन केजरीवाल को अब कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अपने विधायकों के द्वारा जो संरक्षण दे रहे, जैसे अभी मदनपुर खादर में हुआ तो उनके विधायक सामने आ गए, ओखला में हुआ तो उनके विधायक बुलडोज़र के सामने आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो गए झूठ के रूप में। उनके जो भी झूठे काम हैं वो एक्सपोज हो गए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज बुलडोज़र के सामने लेटे, जनता उनको लिटाने वाली है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए, या जो दूसरी बातें, आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों एक ट्वीट किया और उन्होंने एक तरीके से धमकीनुमा ट्वीट था कि आदेश गुप्ता आपके घर के बाहर, कार्यालय के बाहर अवैध निर्माण है। उन्होंने तस्वीरें भी साझा की, कई मीडिया चैनलों ने उस पर रिपोर्ट भी किया है। तो आप क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो आपके घर के बाहर हिस्से में जो कुछ निर्माण है उसको आप खुद हटवा देते? एक तरीके से नज़ीर पेश होता कि चलिए अनजाने में या जैसे भी वो बन गया था आप उसको हटवा रहे हैं, या उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने जब भी मकान ये लिया था 2016 में, पूरा इसका नक्शा पास है और जो भी जैसे पहले बना था वैसे ही, मैंने उसमें कोई भी काम नहीं कराया। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर निगम या कोई भी एजेंसी, मैं कहता दिल्ली सरकार की कोई एजेंसी ये कहती है कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है, तो मैं उसको हटाने के लिए तैयार हूँ। अभी तक किसी ने नहीं कहा? किसी ने नहीं कहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, मेरे ही मकान में नहीं, केजरीवाल के मकान में हो, आम आदमी पार्टी के किसी विधायक के हो, कहीं भी होना चाहिए, तो वो टूटना चाहिए। सर, हम हौज खास हो गया, दूसरे जो पॉश इलाके हैं, जिसको पॉश इलाके बोले जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी है या दूसरे इंतज़ामों के लिए घर के बाहर हिस्से में सड़क के किनारे निर्माण हो जाते हैं, चाहे वो कमरा नुमा हो। तो जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो उन जो पॉश कॉलोनी के लोग हैं उन पर भी होगी, या सिर्फ जो कहा जाए कि गरीब तबका है जो जैसे तैसे रह रहा है उन पर ही होगी? देखिए, ये कार्रवाई पूरी तरह से जहांगीरपुरी हिंसा के बाद तेज हुई है, और जहांगीरपुरी हिंसा के बाद ये सामने आया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो अवैध रूप से लोग यहाँ रह रहे हैं या जिनकी मंशा दिल्ली के माहौल को ख़राब करने की है, सबसे पहले हमने उन्हीं पर कार्रवाई शुरू की। और ये दर्द भी केजरीवाल का इसीलिए बढ़ा कि जब मदनपुर खादर में उनके चहेते विधायक की बिल्डिंग जमींदोज की गई, शायद ये दर्द इसीलिए उनको ज़्यादा है। बीजेपी कभी गरीबों के लिए गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि मोदी जी हमेशा गरीबों की बात करते हैं।
लेकिन ये गरीबों की और आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी हमेशा खास लोगों के लिए बात करती है। आपने एक जिक्र किया इसके पहले वाले जवाब में कि जो जहाँ कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनको मकान दिया जा रहा है, ऑथोराइज किया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, रेलवे ने जो तिलक ब्रिज के पास का पूरा वो है अब अनऑथराइज इलाका है, रेलवे ने उसको लेने की बात की थी और ऐसा हो गया था कि उसको हटाया जाएगा। तब अजय माकन कोर्ट गए थे, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, और फिर उनका बचा। तो आप लोगों ने कब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया या ऑथराइज किया जो झुग्गी है, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान के 40 प्रोजेक्ट दिल्ली में डीडीए के द्वारा चल रहे हैं और उन 40 प्रोजेक्ट में 16,000 मकान, जिसमें 3 प्रोजेक्ट में, एक कालका जी में है, एक आदर्श नगर में है और एक शादीपुर में। इसमें 16,000 मकान बनकर तैयार हैं जो झुग्गी वालों के हैं, जिनको मकान पूरे बनकर तैयार हैं उनको आवंटित होने हैं। जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना जो केजरीवाल ने भी घोषणा की थी, लेकिन एक भी मकान उन्होंने नहीं दिया। मोदी सरकार जो काम वादे करती पूरा करती है। अगर उन्होंने जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया तो उसको पूरा किया है और 40 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं जो अलग अलग झुग्गी क्लस्टर हैं। सवाल है कि आप सिर्फ बातें करो, सिर्फ झूठ बोलो। आज वो झूठ समझ चुकी है दिल्ली की जनता, केजरीवाल के झूठ को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल के झूठ को समझ चुकी है, कैसे? थोड़ा इसको समझाएं, फिर हम अगले सवाल पे आएंगे। देखिए, क्या होता है कि अभी तो कोई दिल्ली में चुनाव नहीं है और कोई मैंडेट होता वो चुनाव के आधार पर तय होता है कि दिल्ली की जनता, जिस समय हम पोल खोल अभियान में हमने जो 15 तारीख से शुरू किया, हम जब जाते हैं और वहाँ बताते हैं लोगों को, तो जो समर्थन हमें मिल रहा है, जिस तरह लोगों का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह लोग बात करते हैं, अगर हम उनसे कहते हैं कि केजरीवाल साहब ने कहा कि हम आपको 12 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आरटीआई का जवाब उन्हीं की सरकार के द्वारा दिया जाता है कि अब तक सिर्फ 440 लोगों को रोजगार मिला। 20 नए अस्पताल बनाएंगे तो एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू करेंगे, नहीं लागू की। यमुना जी साफ़ करेंगे, नहीं किया। 500 स्कूल बनाएंगे, नहीं बनाए और कुछ स्कूल बंद भी कर दिए। इस तरह जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान में गरीबों को 65,000 लोगों को मकान देने का वादा किया, वो भी नहीं किया। कोरोना काल में किराएदारों को किराया देने की बात कही, वो भी मुकर गए। कोर्ट में जाके 3 बार पेशी हुई, उसके बाद भी मुकर गए। तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं। डीटीसी की 11,000 बसें लाएंगे, वो भी नहीं लाए। तो उन वादों के आधार पर ही आज की जो वास्तविकता है उससे जनता जब रूबरू होती है और जब जनता को हम याद कराते हैं तो निश्चित रूप से ये जनता समझ रही कि केजरीवाल सिर्फ झूठ के आधार पर राजनीति करे। प्रचार करो, झूठ बोलो। आपने कहा कि चुनाव होते हैं तभी पता चलता है कि किसका पोल खुल गया और किसको जनता पसंद कर रही है। एमसीडी का चुनाव टाल दिया गया और एकीकरण कर दिया गया एमसीडी को। ऐसा कहा जा रहा था कि एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसलिए टाल रही है कि उन्हें डर है हार का। क्या कारण रहा कि एमसीडी का चुनाव टाला गया और इसको एक किया गया? हार का डर था या कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हम सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भी सरकार बनाते हैं, हम समुद्र के किनारे गोवा में भी सरकार चलाते हैं, हम गुजरात में भी चलाते हैं, हरियाणा और उत्तर भारत में भी चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जाने से नहीं डरती है, ना हार से डरते हैं ना जीत से घमंड में आते हैं। तो हम दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की बेहतरी के लिए आज नगर निगम का एकीकरण किया। जिस तरह से निगम 3 होने के बाद आर्थिक स्थितियां खराब हुई, दिल्ली सरकार ने निगम के फंड को रोकने की कोशिश की और निगम के जो जनता से जुड़े काम हैं उनको बाधित करने की जो कोशिश की है, उसके कारण से नगर निगम को एक किया। और दिल्ली की बेहतरी के लिए है कि नगर निगम एक होगा तो बहुत सारी जो जन सुविधाएं हैं, जो जनता के लिए काम है, वो और बेहतर तरीके से हो सके। सर, एमसीडी में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में टीवी चैनल स्टिंग किया जिसमें आपकी पार्टी के भी कुछ पार्षदों का जिक्र था, ऑन कैमरा वो बोलते हुए नजर आए, आम आदमी पार्टी के भी थे। तो एमसीडी में लंबे समय से आप ही लोग हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ काम करता है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं
क्योंकि आप लोगों का भी पूरा एक तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी एक कैंपेन रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी। और हम किसी भी कीमत पर, कोई भी करप्शन करता है, कोई पार्टी का कोई कितना भी पार्षद हो, मेयर हो, कोई भी हो, उसको हम बख्शते नहीं हैं। हमने पिछले 3 साल के अंदर लगभग 50 अधिकारियों को उनके काम से उनके 57 जे में उनको सेवानिवृत्त किया समय से पहले, सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पे। हमने जहाँ जहाँ हमारे पार्षदों का इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट हुआ, पिछले गए 5 वर्षों में हमने लगभग 8 पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर कोई इस तरह की राजनीति में आकर पार्टी के पार्षद बनने के बाद या कोई पद लेने के बाद इस तरह कोई भी काम करेगा तो वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश जी, ऐसा लग रहा है जो आप काम कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। पहले आपने बुलडोज़र के लिए पूरा एक, आपके पत्र लिखने के बाद बुलडोज़र चला, उसके बाद आपने दिल्ली में सड़कों का नाम बदलना शुरू किया जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। किसी भी सड़क का नाम बदल के क्या हासिल होगा? उससे क्या डेवलपमेंट हो जाता है या सड़कें ठीक हो जाती है? हासिल क्या होता है? देखिए, पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, तो इसलिए असर तो रहेगा ही उत्तर प्रदेश का। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, नाम बहुत बड़ी चीज़ है। नाम भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। नाम इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सोचिए, अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हम ये कहते पाकिस्तान ने नाम अपना पाकिस्तान क्यों रखा, वो भी हिंदुस्तान 2 रख लेता नाम। हिंदुस्तान 1 इधर था, हिंदुस्तान 2 उधर। ऐसा नहीं है, नाम में बहुत बातें छुपी होती हैं। कांग्रेस ने इस देश के अंदर स्वाभिमान को नीचे करके, स्वाभिमान के साथ मजाक करके, अपमान करके बहुत सारे काम किए। और अब ये वक्त आ गया, आज़ादी की 75वीं साल हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, ये वक्त आ गया कि हम उस स्वाभिमान को भी आगे करें। आप ये बताइए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, तो कांग्रेस को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप लुटियन जोन के सारे नाम उन मुग़ल आक्रांताओं के नाम रख दो जिन्होंने हज़ारों साल, सैकड़ों साल हमारे देश पे शासन किया हो, बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए हों, जबरन धर्म परिवर्तन कराया हो, जजिया कर लगाया हो। हमारे लिए वो कभी आदर्श नहीं हो सकते। हमारे लिए औरंगजेब कभी आदर्श नहीं हो सकते। हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श होंगे। हमारे लिए कभी तुगलक आदर्श नहीं हो सकते। हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह आदर्श होंगे। हमारे लिए अकबर कभी आदर्श नहीं होंगे। हमारे लिए महाराणा प्रताप आदर्श होंगे। तो जिन आदर्शों और जिन महापुरुषों ने हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपने को बलिदान दिया, काम किया है, उनके नाम पर होना चाहिए। जब हमें नाम ही रखना है सड़कों के, तो उनके नाम पे हो, ताकि हमारा कोई नागरिक, हमारे युवा पीढ़ी उनसे अपनी प्रेरणा ले सके और कुछ अच्छा काम हम देश के लिए कर सके। सर, जैसे तो आप क्या, अगर कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो ये सुझाव देंगे कि जो लाल किले से झंडा फहराया जाता है कहीं और से फहराया जाए, जो ताजमहल है वो भी किसी मुग़ल शासक ने बनाया था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये सुझाव आप उनको देंगे कि लाल किले की जगह कहीं और झंडा फहराया जाए? लाल किले में तो कोई ऐसी बात ही नहीं, नाम हमारा लाल किला है। देखिए, हम नाम बनाया किसने है? नहीं, नाम बदलने की बात कर रहे हैं। जो बनाया तो उन्होंने हमारी पैसे से बनाया है, हमारे देश के लोगों ने मेहनत की है, तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? वो तो धरोहर है। हम ऐतिहासिक धरोहरों को किसी भी तरह से उनके लिए बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि नाम बदलने की, और इसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं। अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मिट्टी से बनकर, मिट्टी से निकल कर उन्होंने देश के लिए काम किया। वो विदेश से नहीं आए थे, तो इसलिए हम उस बात को बात कर रहे हैं। हमारी अगर कोई ऐतिहासिक धरोहर है, वो चाहे किसी ने बनाई हो, हमारी पैसे से तो बनी है, हमारा उन्होंने पैसा भी लूटा है, हमारी मेहनत भी, हमारा श्रम भी है, तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं? एक सीट खाली हुई है जब से राघव चड्ढा राज्यसभा गए हैं, राजेंद्र नगर, वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। क्या तैयारी है? क्योंकि मुझे लगता है एमसीडी का चुनाव उसके बाद ही होगा, अभी चीज़ें चल रही है, उससे पहले वहाँ चुनाव हो सकते हैं। क्या लगता है कि जो आप पोल खोल अभियान चला रहे हैं
उसका कुछ फ़ायदा होगा? जनता आपकी बातों को समझ रही है कि आम आदमी पार्टी आपके मुताबिक काम नहीं कर रही है? देखिए, राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में हमने बूथ लेवल, संगठन लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन वहाँ बहुत मजबूत है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि राजेंद्र नगर की जनता, राघव चड्ढा ने जो जल बोर्ड में घोटाले किए हैं, दिल्ली सरकार ने किए हैं और वहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया। राजेंद्र नगर दिल्ली के सेंटर केंद्रीय इलाके में आता है और बहुत सारे अच्छी कॉलोनी है वहाँ, लेकिन वहाँ पर ना तो झुग्गी झोपड़ी एरिया में कोई काम हुआ, ना ही पॉश इलाके में हुआ। तो उनकी नाकामियों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जनता से संपर्क हमारा जारी है। कल भी मैं वहाँ पोल खोल अभियान में गया था, आज भी जा रहा हूँ और लगातार वहाँ लोगों से मिलना हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजय प्राप्त करेगी। सर, आखिरी 2 सवाल है, छोटे-छोटे सवाल है कि आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दंगा पार्टी है। वो लोग कहते हैं कि भाजपा गुंडों की पार्टी है। तो आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। जब भी अभी एक बड़ा हादसा हुआ मुंडका में, 27 के करीब लोगों की मौत हो गई आग लगने से। उन्होंने अपने फेसबुक पे आप लोगों की आलोचना शुरू कर दी कि आप लोगों की एमसीडी के कारण सब कुछ हुआ और आप लोगों ने कि दिल्ली सरकार की। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जो रस्साकसी, आरोप प्रत्यारोप है, आपको नहीं लगता कि इसमें जनता पिस रही है? 27 लोग जो मरे, वो कोई प्रवासी मजदूर था जो 2000 8000 रुपये के लिए कमाने आया और आप लोग उनके दुख में भी शामिल उस तरीके से नहीं हो रहे हैं और एक दूसरे पे कि तुम जिम्मेदार, ये गलत नहीं है क्या? देखिए, एक बात बताइए, दिल्ली में सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली फायर सर्विस आम आदमी पार्टी सरकार के पास है। मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी सरकार से कि दिल्ली फायर सर्विस का आधुनिकीकरण आपने 7 वर्षों में क्यों नहीं किया? क्यों आपने ऐसी मशीनें और ऐसे इक्विपमेंट नहीं लिए जिसके आधार पर लोगों की जान बचाई जा सकती समय पर पहुंच सकर? मैं यहाँ ये भी सवाल पूछता हूँ कि क्या इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आगे लगती हैं तो आपने वहाँ पर कोई फायर स्टेशन क्यों नहीं बनाया नया? तीसरा मेरा सवाल है कि उपहार सिनेमा कांड हुआ था, उसमें कोर्ट ने अंसल बंधुओं से 60 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिलवाया था कि आप यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर बनवाएंगे जिसमें विशेष रूप से आग से जो लोग हताहत होते हैं उनका उपचार होगा, इलाज होगा और वो लोग जल्दी सही हो सकते हैं। लेकिन वो आज भी दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। चौथा मेरा सवाल है, अखबारों की रिपोर्ट है और आम धारणा है कि दिल्ली फायर सर्विस या तो एनओसी देती नहीं है, देती है तो पैसे लेकर देती है। तो ये 4 सवाल का वो जवाब दे देंगे तो हम अपनी कार्रवाई तो करते ही। निगम ने तो 3 कर्मचारियों को, अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। निगम अगर कोई कमी देखता है तुरंत उस पर कार्रवाई करता है, लेकिन दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली सरकार, इतनी आग लगी, कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, कितने लोगों पर कार्रवाई की, या उस जांच रिपोर्ट का जो निष्कर्ष था उसके आधार पर क्या किया? भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है और इसके अलावा जो आप लोग पोल खोल अभियान चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि पोल खोल अभियान आखिर है क्या? क्या क्या आप लोग उठा रहे हैं वहाँ पे जाके, आम लोगों को क्या समझा रहे हैं और इसका मकसद क्या है? देखिए, पोल खोल अभियान पूरी तरह से दिल्ली सरकार की झूठे दावों की पोल खोलता हुआ अभियान है और वो अभियान में जो हम पोल खोल रहे हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने वो आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए। वो हमने आंकड़े आरटीआई के जवाब से लिए हैं, वो विधानसभा के जवाबों से लिए हैं जो खुद दिल्ली सरकार ने दिए हैं। उन्होंने, केजरीवाल जी कई मंचों पर कह चुके हैं टीवी पर, हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दे दी। जब दिल्ली सरकार से पूछा तो वो 440 लोगों को दी। तो भाई आप केजरीवाल, आप मुख्यमंत्री बैठे हो दिल्ली के, आपने झूठ क्यों बोल रहे हो? आप कह रहे हैं कि हम 11,000 डीटीसी की बसें लाएंगे, लेकिन एक भी बस नहीं ला पाए। आपने कहा यमुना जी को साफ करेंगे, एक बार नहीं 7 बार कहा, नहीं किया साफ। यमुना तो इन दिनों सूख गई है। हाँ, यमुना सूख भी गई और साफ भी नहीं किया उन्होंने। और 2419 करोड़ जब केंद्र सरकार ने दिया तो उसके टेंडर के लिए भी आपको 29 महीने आपने लगा दिए, क्योंकि आपको अपनी कंपनी को देना था।
दिल्ली के अंदर आपने 20 नए अस्पताल बनाने की बात कही थी, एक भी नया अस्पताल नहीं बना। 7 अस्पताल निर्माणाधीन थे, वो तक पूरे नहीं हुए। दिल्ली को कहा कि हम लंदन पेरिस बनाएंगे, तो दिल्ली लंदन पेरिस भी नहीं। इन दिनों बात हो रही है कि सड़कों को बनाएंगे। हाँ, सड़क, वो रोज नए वादे करते हैं, रोज नए दावे करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रचार के लिए पैसा बहुत है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम रोज नया मुद्दा लाएंगे तो रोज उसके 5-10 करोड़ रुपए के होर्डिंग और फ्लैक्स और FM पर ऐड और टीवी अखबारों पे ऐड दे देंगे। तो ये पैसा जो एडवर्टीजमेंट का बजट रखा है वो कैसे खर्च होगा? तो उनकी मंशा, उनकी नीयत काम करने की नहीं। अगर काम करने की होती तो यमुना भी साफ होती, स्कूल भी बनते, अस्पताल भी बनते, यहाँ दिल्ली के अंदर विकास भी होता, दिल्ली के अंदर शराब नगरी नहीं बनाते, पानी की बेहतर व्यवस्था होती। आज पानी की इतनी कमी है, लोगों के घरों में पानी गंदा आ रहा है, मिल नहीं रहा है, टैंकर से आ रहा है। तो वो सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना पत्रक भी दे रहे हैं, लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, और जनता उसका बहुत बड़ी मात्रा में हमें समर्थन भी कर रही है। आदेश जी, अब मैं कुछ शब्द बोलूँगा, उस पर आप छोटा छोटा कमेंट कर दीजिएगा। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। कैसे? उनका तो दावा है, जहाँ भी मनीष सिसोदिया जाते हैं, अभी 2 दिन पहले हिमाचल में थे तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की बात की। गुजरात में वो एक स्कूल में गए, पंजाब में भी वहीं 1027 स्कूल हैं इनके पास, जिसमें 715 स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 400 से अधिक स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,384 टीचर्स की कमी है। हर साल अपना 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट अच्छा करने के लिए हर साल 1 से 1.25 लाख बच्चों को फेल कर देते हैं कि 9th में और 11th में। इसलिए फेल कर दिया जाता है कि हमारा 12th और 10th का रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो यही शिक्षा व्यवस्था, एक एक क्लासरूम के अंदर जहाँ 40 बच्चों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ 100 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा, इसको अच्छा शिक्षा मॉडल कहेंगे? सिर्फ आप कुछ स्कूलों को रंग रोगन कर दें, बिल्डिंग बना दें, उससे शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो जाती। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो इस देश के सबसे बड़े झूठ बोलने के मास्टर हैं, और वो झूठ बोलने में माहिर हैं। हर वो काम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोला जाए, जैसे उन्होंने, मैं आपको ताज़ा एक उदाहरण दूं कि उन्होंने अभी केरल में जाके बोला कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और वहाँ तो इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। ये ताज़ा उदाहरण है, आप देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, इन्वर्टर की दुकानें कितनी बंद हो गई, कितने लोगों ने इन्वर्टर खरीदना बंद कर दिया। तो सर्वे कह रहा है कि इन्वर्टर की बिक्री और बढ़ गई है, क्योंकि वो बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। सत्येंद्र जैन, क्योंकि आप लोग उसमें नाम तो आप लोगों का नहीं लिखा होता, लेकिन बहुत सारे पोस्टर आप लोग चिपकवाते हैं जिस पे लिखा होता है सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है। सत्येंद्र जैन के बारे में क्या कहेंगे? ये तो हमने सत्येंद्र जैन के बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमने कहा कि जिस तरह हवाला कारोबारियों के साथ संबंध हैं, जिस तरह की भ्रष्टाचार की जांच इनकी 2018 से चल रही, और बहुत सारे सामने भी तथ्य आ गए कि किस तरह इन्होंने हवाला कारोबारियों से लेन देन करके जो ब्लैक मनी है उसका पैसा अपनी शेल कंपनियों के माध्यम से दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, और उस प्रॉपर्टी का को ये वहाँ पर पहले ख़रीदते हैं और फिर वहीं पर इन्हीं के डिपार्टमेंट के PWD और UD और डिपार्टमेंट के लोग सड़कें बनाकर वहाँ की ज़मीनें महंगे दामों पर बेचते हैं। तो बहुत बड़ा अभी सत्येंद्र जैन का खुलासा होगा तो सब सामने आ जाएगा। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खासम खास हैं, और वो सारे भ्रष्टाचार जो होते हैं उसके सूत्रधार सत्येंद्र जैन हैं। दिल्ली कांग्रेस। एक कांग्रेस कुछ कुछ करती है फिर सो जाती है। मनोज तिवारी, आपके पूर्व सहयोगी, मतलब पूर्व क्या, आपके पहले के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के नेता हैं और बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, पूरे देश में पार्टी का प्रचार करते हैं और दिल्ली में भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। अगर आदेश जी मैंने कुछ ना पूछा हो, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। आपने तो वैसे बहुत कुछ पूछा है,
लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल के झूठ से तंग आ चुका है, और मैं जब जनता से संवाद करता हूँ तो वो इस बात को स्वीकार करता है, और मुझे लगता है कि ये झूठ की राजनीति अब समाप्त होने वाली है। ये जो झूठ बोल बोल कर ये दूसरे राज्यों में जाकर बातें करते हैं, पंजाब में इनकी सरकार बन भी गई है, लेकिन रिजल्ट सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ लॉन्ड्री। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।